फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्शका साइंस वर्ल्ड। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज हम साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है स्ट्रिंग थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से ही हमें ये लगता था कि एटम पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी यूनिट है, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तब हमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स का पता चला। एक्चुअली में एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं। इस यूनिवर्स में सबसे छोटी यूनिट है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिन्हें और ज़्यादा आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ये इतने छोटे होते हैं कि इन पार्टिकल्स को हम देख भी नहीं सकते। अब दिक्कत ये है कि हमने उन पार्टिकल्स के बारे में जानने की कोशिश की। अब आप सोचेंगे कि जिन पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते तो हम उनके बारे में कैसे जानेंगे? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती गई, साइंटिस्ट ने आगे आगे इन्वेंशन करते रहे, तो कुछ साइंटिस्ट आगे आए जिन्होंने ऐसा करने का ट्राई किया। एक्चुअली में फिर हमें पता चला कि जो लाइट की बीम है वो इन पार्टिकल्स के अंदर से आसानी से पास हो जाती थी, इसलिए हम इन्हें देख नहीं सकते थे। अब आप पूछेंगे कि लाइट की बीम मतलब लाइट किसी पार्टिकल के अंदर से कैसे पास हो जा सकती है? एक्चुअली में लाइट है जो वो एक बीम होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाकर टकराती है और हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर उसकी इमेज बनाती है। पर जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि जो लाइट की बीम है, लाइट है, वो इनके अंदर से आसानी से पास हो जाती है। बट फिर आगे जाके साइंटिस्ट ने इस लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोटा और मोटा बना दिया ताकि ये उससे टकराकर वापस आ सकें। बट फिर क्या हुआ कि अगर हम लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोटा और मोटा बना देंगे तब उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और इस बढ़ती हुई एनर्जी के कारण हम उन पार्टिकल्स को उनकी एक्चुअल प्लेस पे, उनका एक्चुअल नेचर नहीं देख सकते। और फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें सिर्फ एक धुंधला सा स्फीयर ही दिखता था। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोटा और मोटा करते जाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जो ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का आधार है। तो अब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कैसे देखते हैं? इसका एक्चुअल जवाब है कि अभी भी हम इन्हें सही तरीके से नहीं देख सकते। तो अब एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते तो एक्चुअल में उसके साथ एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? इसके आंसर के लिए हमने एक नई मैथमेटिक्स फिक्शन का आविष्कार किया, जिसे हम द स्टोरी ऑफ पॉइंट पार्टिकल कहते हैं। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि अगर कोई पार्टिकल स्पेस में है तो उसका मास 0 से ज़्यादा होगा और उसका चार्ज भी हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगा, और इसे हम क्वांटम फील्ड थ्योरी भी बोल सकते हैं। इस थ्योरी ने हमारे कई सवालों के जवाब दे दिए, और जो फिलहाल आधुनिक विज्ञान है वो भी इसी थ्योरी पर बेस्ड है। इस थ्योरी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह ब्रह्मांड को समझाया, और इसी थ्योरी की वजह से हम आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन थेरेपी। पर फिर एक नई प्रॉब्लम आई, वो है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार जो ग्रेविटी है वो यूनिवर्स की बाकी सारी फोर्सेस से बहुत ज़्यादा अलग है। आप ये मान सकते हैं कि यूनिवर्स एक खेल है। एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं कि यूनिवर्स एक खेल है, और जो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे प्लेयर्स हैं, और ग्रेविटी ही वो ग्राउंड है जिस पे ये सारा खेल चल रहा है। ग्रेविटी अपने आप में स्पेस टाइम से जुड़ा है, और स्पेस टाइम सीधा डिस्टेंस पर निर्भर करता है। पर क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्टेंस को जानना अभी तक पॉसिबल नहीं है, जिससे हम ग्रेविटी को भी क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जान सकते, और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम ग्रेविटी को अपने स्टैंडर्ड थ्योरी मॉडल से मिला लेते हैं तो हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिलती है। फिर आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए
और अपनी अपनी थ्योरीज इन्वेंट की। फिर उनमें से एक थ्योरी थी जो सबसे सटीक लग रही थी, जिसे हम आज थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के नाम से जानते हैं, और इसे स्ट्रिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी सबसे अलग क्यों थी? ये थ्योरी सबसे अलग इसलिए थी क्योंकि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स को उनके अलग अलग तरह के स्ट्रिंग से समझती थी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वॉयलिन का। वॉयलिन में स्ट्रिंग्स होते हैं, वो स्ट्रिंग्स अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह ये थ्योरी भी स्ट्रिंग्स पे बेस्ड थी, जो स्ट्रिंग्स उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिफाइन करते थे। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इस थ्योरी में ग्रेविटी भी शामिल थी। ये थ्योरी ही यूनिवर्स की सबसे फंडामेंटल फोर्सेस को समझा सकती थी। इसका मतलब है कि ये उस टाइम में, मतलब आज भी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहलाती थी। पर अब हुआ यूं कि जो मैथमेटिक्स स्ट्रिंग थ्योरी में काम करता था, वो एक्चुअली में असल यूनिवर्स में काम नहीं करता। यानी कि ये थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी को काम करने के लिए 10वां डायमेंशन चाहिए, लेकिन हम अभी तक सिर्फ 4 डायमेंशंस को ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है। बट स्टिल जो ये स्ट्रिंग थ्योरी है, इसने हमारी बहुत मदद की। इसने हमें ब्लैक होल को जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। स्ट्रिंग थ्योरी ब्लैक होल को जानने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रही है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी इज नॉट द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, बट बिल्कुल भी कुछ शून्य होने से अच्छा है कि कुछ थोड़ा तो हमारे पास हो। तो ऐसे स्ट्रिंग थ्योरी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं कहला सकती। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।